नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन। हाँ, साबुन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मतलब ये जो साधारण सी दिखने वाली टिकिया है या लिक्विड है, इसमें कितनी वैरायटी है, कितनी किस्में हैं? बिल्कुल। ये विषय सुनने में शायद थोड़ा आम लगे है ना, पर जब हम इसे थोड़ा कुरेदते हैं तो पता चलता है कि अरे, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सही कहा। और आज हमारे पास एक काफी अच्छा लेख है जो इसी पर बात करता है। अलग अलग तरह के साबुन, उनकी क्या खासियतें हैं, कैसे चुने वगैरह। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि उस लेख से जो सबसे काम की बातें हैं, जो दिलचस्प चीजें हैं, वो निकाल कर लाएं। मतलब साबुन कैसे बनते हैं, किस काम आते हैं, हमारी स्किन के लिए क्या सही है। हाँ, और कोशिश रहेगी कि ये सब एकदम आसान भाषा में हो, जैसे हम आमतौर पर बात करते हैं, कोई किताबी बातें नहीं। बिल्कुल, ताकि अगली बार जब कोई साबुन खरीदने जाए तो सिर्फ रंग या खुशबू ही ना देखे। सही, अपनी जरूरत समझकर फैसला ले सके। तो फिर शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। चलिए खोलते हैं इस साबुन की दुनिया को। तो लेख सबसे पहले बात करता है साबुनों को उनके रूप मतलब फॉर्म के आधार पर बांटने की। ये शायद सबसे पहला फर्क है जो हम देखते हैं। हाँ, ये तो इस सबसे सामने की बात है जिसे हम पहचानते हैं। सबसे पहले तो आता है वो अपना पुराना वाला बार साबुन। बार सोप। हाँ। ठोस साबुन। जी, हम सालों से यही इस्तेमाल करते आए। लेख भी कहता है कि ये अक्सर काफी किफायती होता है, सस्ता पड़ता है। और अगर ठीक से रखें, मतलब पानी में गला हुआ न छोड़ें, तो काफी चल भी जाता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मैंने लेख में एक पॉइंट और देखा था। आजकल इसकी पैकेजिंग को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं पर्यावरण के लिहाज से। हाँ, वो है। हालांकि कई कंपनियां अब वो कागज वाले या इको फ्रेंडली रैपर ला रही हैं। अच्छा, बार सोप के बाद आता है लिक्विड साबुन। जी, ये तो आजकल हर जगह है, घरों में, रेस्टोरेंट में। बिल्कुल। पंप वाली बॉटल में या स्क्वीज बॉटल में इस्तेमाल करना आसान है। और लेख इस बात पर जोर देता है, जो आपने कहा ना, हर जगह है, कि खास तौर पर पब्लिक जगहों पर या जहां एक ही साबुन कई लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा हाइजीनिक है, ज्यादा साफ सुथरा। क्यों? क्योंकि हर कोई सीधे टिकिया को नहीं छूता। हाँ, एग्जैक्टली। हर बार फ्रेश निकलता है। अच्छा, पर लेख में ये भी था शायद कि हर बार इस्तेमाल करने में ये बार सोप से थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हम कई बार जरूरत से ज्यादा निकाल लेते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। वो पंप दबाने में अंदाजा नहीं रहता कई बार। अब तीसरा है फोम सोप, फोम साबुन। ये क्या चीज है, ये कैसे काम करता है? फोम साबुन का डिस्पेंसर थोड़ा अलग होता है। वो क्या करता है कि लिक्विड साबुन को हवा के साथ मिलाता है और फिर झाग मतलब फोम के रूप में बाहर निकालता है। अच्छा, तो झाग पहले से बनी हुई आती है। हाँ, तो लेख कहता है कि इसका फायदा ये है कि इसे हाथों पर फैलाना आसान है, धोना आसान है, और चूंकि हवा मिली होती है तो हर बार साबुन असल में कम इस्तेमाल होता है। दिलचस्प। और मैंने पढ़ा कि क्योंकि ये जल्दी फैलता और धुलता है तो शायद थोड़ा पानी भी बचता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और चौथा रूप है जेल साबुन। ये लिक्विड वाले से कैसे अलग हुआ? जेल साबुन, जैसा नाम है, वो लिक्विड से ज्यादा गाढ़ा होता है, जेल जैसा टेक्सचर होता है उसका। लेख बताता है कि इनमें अक्सर मॉइस्चराइजर जैसे एलोवेरा या ग्लिसरीन थोड़े ज्यादा डाले जाते हैं। अच्छा। तो ये गाढ़ापन और मॉइस्चर की वजह से ये शावर जेल के तौर पर काफी पॉपुलर हैं। नहाने के बाद त्वचा थोड़ी मुलायम लगती है। तो देखा जाए सिर्फ दिखने में ही कितनी वैरायटी है। बार साबुन की किफायत, लिक्विड की साफ सफाई, फोम की कम खपत और जेल का मॉइस्चर। बिल्कुल। अच्छा, अब लेख आगे बढ़ता है और साबुनों को उनके उद्देश्य मतलब पर्पस के हिसाब से बांटता है। क्या मतलब? हर साबुन हर काम के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख यही समझाता है कि अलग-अलग साबुन खास जरूरतों के लिए बनते हैं। सबसे कॉमन है बॉडी सोप। बॉडी सोप यानी नहाने का साबुन। हाँ। पूरे शरीर की रोजाना सफाई के लिए। मैंने लेख में एक बात पढ़ी थी कि अच्छा, बॉडी सोप त्वचा का जो नेचुरल पीएच बैलेंस होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। वो 5.5 के करीब होता है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लेख बताता है। ज्यादातर बॉडी सोप इसी को ध्यान में रखकर बनते हैं ताकि त्वचा की जो अपनी सुरक्षा परत है वो खराब ना हो। ठीक है। फिर आता है हैंड सोप, हाथ धोने वाला। हाँ, हाथ धोने का साबुन। आजकल तो इसकी अहमियत हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा। तो लेख कहता है कि हैंड सोप का फॉर्मूला खास तौर पर इसलिए बनाया जाता है कि हम हाथ बार बार धोते हैं,
तो इसमें बॉडी सोप के मुकाबले अक्सर थोड़े सौम्य सफाई करने वाले एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट्स जिन्हें कहते हैं। ताकि बार बार धोने से हाथ रूखे ना हो जाएं या उनमें जलन ना हो। एग्जैक्टली त्वचा ज्यादा ड्राई ना हो। और चेहरे के लिए मैंने देखा लेख में साफ लिखा है कि चेहरे पर बॉडी सोप नहीं लगाना चाहिए। क्यों भाई? लेख के हिसाब से चेहरे की स्किन हमारे शरीर की बाकी स्किन से काफी अलग होती है, पतली होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसका पीएच भी थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा। इसलिए फेशियल सोप या फेशियल क्लिंजर अलग से आते हैं। इनका फॉर्मूला बहुत माइल्ड, बहुत ही सौम्य होता है और इनमें अक्सर वो हार्ड वाले डिटर्जेंट या सल्फेट्स जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट वो नहीं होते। वो चेहरे को इरिटेट कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। कई लोग शायद एक ही साबुन सब जगह इस्तेमाल कर लेते होंगे। हाँ, कर लेते हैं, पर लंबे समय में चेहरे की त्वचा के लिए वो ठीक नहीं है। और बच्चों के लिए बेबी सोप के बारे में क्या कहता है लेख? बच्चों की स्किन तो हमसे भी कहीं ज्यादा नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव। तो लेख बताता है कि बेबी सोप अल्ट्रा माइल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही कोमल। अच्छा। उनमें अक्सर टीयर फ्री फॉर्मूला होता है ताकि अगर आंखों में चला भी जाए तो जलन ना हो, और उनमें कम से कम एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, कम खुशबू, कम रंग, ताकि एलर्जी का खतरा ना रहे। समझ गई। और एक और कैटेगरी है एंटीबैक्टीरियल साबुन। इसका क्या खास काम है? जैसा नाम है, इनमें कुछ खास तत्व होते हैं। पहले ट्राइक्लोसान वगैरह होते थे, अब कम हो गए हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये कीटाणुओं से एक्स्ट्रा सुरक्षा देते हैं। लेकिन मैंने लेख में ये भी पढ़ा कि इनको रोजाना इस्तेमाल करने पर कुछ सवाल भी हैं। हाँ, लेख इस पर भी बात करता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में रोज के इस्तेमाल के लिए सादा साबुन और पानी से अच्छी तरह, मतलब ठीक से हाथ धोना ही काफी है। अच्छा। एंटीबैक्टीरियल साबुन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया उन दवाओं के आदी हो सकते हैं और ये त्वचा पर जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार सकते हैं। ओह। हालांकि ये लेख ये भी मानता है कि हाँ, अस्पतालों में या कुछ खास हालात में इनका इस्तेमाल जरूरी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा संतुलन चाहिए। मतलब हर चीज का सोच समझकर इस्तेमाल करना है। Exactly. तो उद्देश्य के हिसाब से भी कितना कुछ सोचना पड़ता है। अब लेख एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पर आता है, शायद सबसे पर्सनल वाला, त्वचा का प्रकार, स्किन टाइप। मुझे लगता है यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। बिल्कुल, और लेख कहता है कि सही साबुन चुनने का ये सबसे जरूरी आधार है, क्योंकि गलत साबुन चुन लिया तो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ। सबसे पहले बात करते हैं रूखी त्वचा, ड्राई स्किन। हाँ, ड्राई स्किन वालों को साबुन लगाने के बाद अक्सर खिंचाव सा महसूस होता है। उनके लिए क्या है? लेख उनके लिए मॉइस्चराइजिंग साबुन की सलाह देता है। इनमें नमी देने वाले तत्व, मतलब मॉइस्चराइजर ज्यादा होते हैं, जैसे ग्लिसरीन जो हवा से नमी खींचता है, या फिर शिया बटर, कोकोआ बटर या तरह तरह के तेल जो स्किन पर एक परत बनाकर नमी को अंदर ही लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो ये सफाई के साथ साथ नमी भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आती है संवेदनशील त्वचा, सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन बहुत नाजुक होती है। हाँ, इनको तो जरा सी खुशबू या रंग से भी दिक्कत हो सकती है। सही। तो लेख इनके लिए बने सेंसिटिव स्किन सोप को खास बताता है। ये अक्सर खुशबू रहित, मतलब फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, या हाइपो एलर्जेनिक होते हैं। हाइपो एलर्जेनिक मतलब उनमें ऐसे तत्व कम या बिल्कुल नहीं होते जिनसे आमतौर पर एलर्जी होती है। लेख ये भी बताता है कि इनमें हार्श केमिकल, अल्कोहल, पैराबिन, सल्फेट्स जैसे जो आम इरिटेंट्स हैं वो नहीं होते। ठीक। इसके उलट तैलीय त्वचा वालों के लिए क्या कहता है लेख? उनको तो मुहासों की भी शिकायत रहती है अक्सर। तैलीय त्वचा के लिए जो साबुन बनते हैं उनमें अक्सर ऐसे तत्व होते हैं जो एक्स्ट्रा तेल, जो सीबम होता है, उसे हटाने में मदद करते हैं और तेल बनने को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे? कम हो सकते हैं। अच्छा। क्ले मतलब मिट्टी, जैसे बेंटोनाइट या काओलिन या फिर चारकोल, ये भी तैलीय त्वचा के साबुनों में काफी इस्तेमाल होते हैं। और एक और प्रकार है एक्सफोलिएटिंग साबुन, एक्सफोलिएटिंग सोप। ये क्या करता है? इसका क्या महत्व है? एक्सफोलिएशन का मतलब है स्किन की जो ऊपरी मरी हुई परत होती है, डेड स्किन सेल्स, उनको हटाना। इससे त्वचा ज्यादा साफ, ताजा और चमकदार दिखती है। अच्छा। लेख दो तरह के एक्सफोलिएशन बताता है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल वाले में छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे पिसे हुए बीज या चीनी या सिंथेटिक दाने, जो रगड़ने से डेड स्किन हटाते हैं। स्क्रब जैसा? हाँ, स्क्रब जैसा। और केमिकल एक्सफोलिएटिंग साबुन में होते हैं AHS यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। ये डेड सेल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे कमजोर करके उन्हें हटाते हैं। लेकिन लेख शायद कहता है कि इसे रोज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, लेख में चेतावनी है,
ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे और सेंसिटिव बना सकता है। तो एक्सफोलिएटिंग साबुन हफ्ते में 1 या 2 बार बस। खासकर अगर स्किन सेंसिटिव है तो और भी कम। वाकई स्किन टाइप के हिसाब से साबुन चुनना कितना जरूरी है। अब लेख कुछ विशेष प्रकार के साबुनों पर आता है। ये वो हैं जो अपनी खास सामग्री या बनाने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। इनको हम शायद नेचुरल या आर्टिसनल साबुन भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर खास फायदों का दावा करते हैं और इनमें नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा जोर होता है, जैसे कैस्टाइल साबुन। कैस्टाइल साबुन ये क्या है? लेख क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये सिर्फ जैतून के तेल से बनता है? देखिए, पारंपरिक रूप से तो ये स्पेन के एक स्टाइल इलाके से जुड़ा है और हाँ, ये मुख्य रूप से या 100% जैतून के तेल से बनता था। लेख स्पष्ट करता है कि आजकल कुछ कैस्टाइल साबुनों में नारियल या दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स भी मिलाए जाते हैं। अच्छा। लेख इसकी खासियत बताता है कि ये बहुत सौम्य होता है और काफ़ी वर्सेटाइल है, मतलब कई कामों में आ सकता है। बॉडी, फेस, बाल, यहाँ तक कि हल्के फुल्के घर के कामों में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह। और वो जो पारदर्शी से दिखते हैं, ग्लिसरीन साबुन। ग्लिसरीन साबुन। हाँ, ग्लिसरीन साबुन। साबुन बनने की प्रक्रिया में ग्लिसरीन एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है। तो ग्लिसरीन साबुन में या तो उस ग्लिसरीन को साबुन में ही छोड़ दिया जाता है या फिर और ग्लिसरीन मिलाई जाती है। अच्छा, तो ग्लिसरीन ज्यादा होती है इसमें? हाँ, और लेख बताता है कि ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट है, मतलब नमी खींचता है और बनाए रखता है। तो ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इनका ट्रांसपेरेंट लुक भी लोगों को अच्छा लगता है और अक्सर इन्हें सेंसिटिव स्किन के लिए भी ठीक माना जाता है क्योंकि ये माइल्ड होते हैं। फिर लेख में गोट मिल्क सोप का जिक्र है, बकरी का दूध साबुन में। ये क्या करता है? हाँ, गोट मिल्क सोप। लेख के अनुसार बकरी के दूध में फैटी एसिड, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, जो एक हल्का AHA है, विटामिन ए जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। अच्छा। तो माना जाता है कि ये तत्व त्वचा को पोषण देते हैं, नमी बनाए रखते हैं और खासकर एक्जिमा या सोरियासिस जैसी स्किन कंडीशन में त्वचा को आराम पहुंचाने में, सूदिंग इफेक्ट देने में मदद कर सकते हैं। इसकी झाग भी काफी क्रीमी होती है। ये तो काफी दिलचस्प है। और आजकल एक और साबुन बहुत चर्चा में रहता है, चारकोल साबुन। क्या ये सच में गंदगी को खींच लेता है? हाँ, एक्टिवेटेड चारकोल वाले साबुन। लेख इसकी पुष्टि करता है। एक्टिवेटेड चारकोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करते हैं, जिससे उसकी सतह पर लाखों छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं। अच्छा। ये छेद एक तरह से स्पंज का काम करते हैं और अशुद्धियों, एक्स्ट्रा तेल और टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींचकर सोख लेते हैं। इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो लेक इसे डीप क्लींजिंग, मतलब गहरी सफाई के लिए असरदार मानता है, खासकर ऑयली और मुहासों वाली त्वचा के लिए। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? लेक आगाह करता है कि चारकोल साबुन कुछ लोगों के लिए, खासकर जिनकी स्किन पहले से ड्राई है, थोड़ा ज्यादा सुखाने वाला, मतलब ड्राइंग हो सकता है। तो इसे इस्तेमाल करने के बाद मॉइस्चराइज करना जरूरी हो सकता है। ये ध्यान रखना होगा। और आखिर में मेडिकेटेड साबुन, इनके बारे में लेख क्या कहता है? मेडिकेटेड साबुन, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये खास त्वचा की बीमारियों या कंडीशंस के इलाज में मदद के लिए होते हैं, जैसे मुहासे, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह। अच्छा। इनमें दवा वाले तत्व होते हैं। लेख में सल्फर, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटीफंगल एजेंट्स का उदाहरण दिया गया है। और लेख इस बात पे बहुत जोर देता है कि इनका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और गलत इस्तेमाल से स्किन को नुकसान भी हो सकता है। ये रोज के आम इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं है। वाह, मतलब इस लेख ने तो साबुनों की दुनिया का पूरा नक्शा ही सामने रख दिया। रूप, उद्देश्य, स्किन टाइप, खास सामग्री, कितने सारे पहलू हैं। हाँ, काफी विस्तार से बताया गया है। तो इतने सारे ऑप्शंस जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई सबसे अच्छा साबुन कौन सा है? लेख का क्या कहना है इस पर? ये सवाल तो आएगा ही, और लेख इसका जवाब बहुत साफ देता है। कोई एक सबसे अच्छा साबुन है ही नहीं जो सबके लिए काम करे। अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा साबुन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। लेख कहता है कि ये 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। क्या है वो 3 बातें? पहला, आपकी त्वचा का प्रकार, वो रूखी है, तैलीय है, संवेदनशील है, सामान्य है या मिलीजुली है। दूसरा, आपका उद्देश्य, आप इसे रोज नहाने के लिए ले रहे हैं या सिर्फ हाथ धोने के लिए या चेहरे के लिए या किसी खास स्किन प्रॉब्लम के लिए। और तीसरा,
तीसरा है आपकी व्यक्तिगत पसंद। आपको कैसी खुशबू पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ नेचुरल चीजें हों? कोई खास टेक्सचर आपको अच्छा लगता है? ये सब बातें मायने रखती हैं। तो मतलब फैसला हमें खुद करना है, अपनी जरूरत को समझकर। लेख हमें सिर्फ जानकारी दे रहा है ताकि हम सही फैसला ले सके। ये नहीं बता रहा कि ये वाला खरीद लो। बिल्कुल सही। लेख का मकसद ही यही है कि जानकारी से लैस होकर हम सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि सोच समझकर अपना चुनाव करें। लेख में पैच टेस्ट की भी बात थी शायद। हाँ, लेख सुझाव देता है कि कोई भी नया साबुन इस्तेमाल करने से पहले, खासकर अगर स्किन सेंसिटिव है, तो कोहनी के अंदर या कान के पीछे थोड़ी सी जगह पर लगाकर देख लेना चाहिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। इसे पैच टेस्ट कहते हैं। ये एक अच्छी आदत है। बिल्कुल। तो आज हमने इस लेख के जरिए साबुनों की इस रंग बिरंगी दुनिया को काफी करीब से देखा। हाँ, वाकई। हमने समझा कि कैसे ये दिखने में साधारण सी चीज अपने रूप, बार, लिक्विड, फोम, जेल, अपने काम, बॉडी, हाथ, चेहरा, बच्चा, एंटीबैक्टीरियल, त्वचा के प्रकार, रूखी, सेंसिटिव, ऑयली, एक्सफोलिएटिंग और खास चीजों कैस्टाइल, ग्लिसरीन, गोट मिल्क, चारकोल, मेडिकेटेड, क्या आधार पर कितनी अलग हो सकती है। और जो सबसे जरूरी बात इस लेख से निकल कर आती है वो यही है कि हर साबुन की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है। बस हमें अपनी त्वचा को और अपनी जरूरत को पहचानना है। सही कहा। सिर्फ पैकेजिंग या कौन सा ब्रांड पॉपुलर है इसके पीछे भागने से बेहतर है कि हम देखें कि साबुन में है क्या और वो हमारे लिए सही है या नहीं। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि लेख ने बताया, इतने सारे विकल्प हैं, तो अपने लिए वो एकदम सही साबुन ढूंढना एक तरह की पर्सनल जर्नी जैसा है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो अगली बार जब आप साबुन खरीदने जाएं तो 1 मिनट रुकिए, ब्रांड और खुशबू से आगे जाकर जरा इंग्रेडिएंट लिस्ट पर नजर डालिए। देखिए कि वो किस टाइप का साबुन है, किस स्किन के लिए बताया गया है। क्या पता आपको लेख में बताया गया कोई ऐसा टाइप या ऐसी सामग्री मिल जाए जो आपकी त्वचा के लिए पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी साबुन से ज्यादा अच्छी साबित हो। हाँ, ये प्रयोग करना भी तो स्किन केयर का ही हिस्सा है। बिल्कुल।